रिकॉर्ड हो जाते हैं। हाँ, ऋजुमति और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान, मतलब ऋजुमति तो सरलता से जानता है, सरलता से चिंतित पदार्थ को जानता है। और विपुलमति जो वह है, जो चिंतित, अर्ध चिंतित, अचिंतित को भी जान लेता है। इतना सूक्ष्म होता है विपुलमति मन पर्याय ज्ञान। दोनों के पहले तो नाम बताएं, फिर इसके दोनों के अंतर भी अभी बताने वाले हैं। पहले एक सामान्य अंतर देख लीजिए। ऋजुमति मन में, दूसरे के मन में स्थित सरल पदार्थों को जानता है, सरलता से चिंतित पदार्थों को जानता है। विपुलमति दूसरे के मन में स्थित सरल और कुटिल दोनों चिंतन को जान लेता है। एक बात। दूसरी बात, ऋजुमति में, मनोपरय ज्ञान में आत्मा की विशुद्धता कम होती है अपेक्षाकृत विपुलमति के। विपुलमति में विशुद्धता ज्यादा होती है। फिर जो ऋजुमति मनोपरय ज्ञान होता है, वह उसमें संयम परिणामों में गिरावट हो सकती है, प्रतिपाती होता है। ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान प्रतिपाती होता है, मतलब वह गिर भी सकता है। और विपुलमति मनोपरय ज्ञान उसी को होता है जो अब कभी गिरेंगे नहीं, मतलब वो अप्रतिपाती है। विपुलमति मनोपरय ज्ञान अप्रतिपाती है, उसमें कभी गिरावट नहीं होगी। और ऋजुमति मनोपरय ज्ञान वालों को मतलब उसी भाव से मोक्ष जाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है कि वो वापस मिथ्यात्व में आ जाए, हो सकता है वो उनको एक दो भाव और लग जाए, लेकिन जिनको विपुलमति मनोपरय ज्ञान है, ऐसे मुनिराज उसी भाव से, नियम से मोक्ष जाते हैं। इतना अंतर है दोनों में, मनोपरय ज्ञान में। अच्छा, एक और अंतर, सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो ऋजुमति है वो चिंतित पदार्थों को जानता है, लेकिन जो विपुलमति है वो अर्ध चिंतित और अचिंतित, मतलब चिंतित को भी जानेगा, अर्ध चिंतित को भी जान लेगा, और अचिंतित को भी जान लेगा। बहुत ज्यादा ताकत है विपुलमति मनोपरय ज्ञान में। तो दूसरे के मन में स्थित जो चिंतन चल रहा है उसको तो जानने वाला ऋजुमति मनोपरय ज्ञान भी हो गया, लेकिन जो विपुलमति है वह क्या करेगा कि दूसरे के मन में स्थित जो चिंतन चल रहा है उसको तो जान लेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चिंतन चल रहा है, उसको खुद को स्पष्ट नहीं कि मेरे को क्या चिंतन चल रहा है, उसको भी जान लेगा। और जो अभी चिंतन में आया ही नहीं उसको भी जान लेगा विपुलमति मनोपरय ज्ञान वाला व्यक्ति। तो इतना सूक्ष्म है ये विपुलमति मनोपरय ज्ञान ऋजुमति मनोपरय ज्ञान की अपेक्षा। ऐसे तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा ऋजुमति मनोपरय ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ऋजुमति मनोपरय ज्ञान की अपेक्षा से विपुलमति मनोपरय ज्ञान और अधिक सूक्ष्म है। बोलिए सरिता जी। दीदी, चिंतित पदार्थ है जो अपना मन में चल रहा है, वो उसको चिंतित बोलेंगे जो मन में चल रहा है। वही वही। और उससे अचिंतित यानी जो मन में नहीं चल रहा है। हाँ, मतलब उसको खुद को पकड़ में नहीं आ रहा है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या होता है ना, और हम जैसे कोई, जैसे हमें भूख लगी, भूख लगी, मुझे भूख लग रही है, ये जब तक शब्दों में आया हमारे, उसके अनंत समय पहले वो भूख लगने वाली पर्याय निकल चुकी। जब आपको फीलिंग हुई भूख की, वो पर्याय तो कब से निकल गई, और आपने बोला तब तक तो अनंत पर्याय निकल गई बीच में। ठीक है, उदाहरण दे रही हूं मैं, ध्यान से समझना। जब हमने बोला कि मुझे भूख लग रही है, और जब हमें फीलिंग आई थी भूख की, उन पर्यायों के बीच में अनंत समय निकल गए। और अनंत पर्याय, एक समय की एक पर्याय होती है, इससे अनंत पर्याय निकल गई। तो पहले तो जो भूख की फीलिंग आई थी वो उसमें, और हमारा ज्ञान में समझने में कि अच्छा मुझे भूख लग रही है, इसमें भी अनंत समय निकल गया, अनंत पर्याय निकल गई बीच में। ऐसा नहीं होता है कि आपको भूख लगी और उसी समय आपको ज्ञान में आ जाए कि मुझे भूख लग रही है, ऐसा नहीं होगा, उसमें अनंत पर्याय निकल गई। ठीक है। ऐसे ही जो विपुलमति मनोपरय ज्ञान वाले मुनिराज होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे आपको आपको पता चल रहा है कि मुझे भूख लगी, और आपने बोला, उससे पहले ही जब आपको भूख की फर्स्ट फीलिंग आई थी, वो ज्ञान भी विपुलमति मनोपरय ज्ञान वाले को हो जाएगा। इतना सूक्ष्म ज्ञान है विपुलमति मनोपरय ज्ञान। और ऋजुमति में दीदी, जब हमको भूख की फीलिंग हुई तो वो ऋजुमति कहलाएगा। भूख की मैंने फीलिंग, बोलने हाँ, भूख की फीलिंग मतलब जब चिंतन में आ गया कि अरे जी। मुझे तो आज वो रोटी खाना है, ऐसा चिंतन में आ गया, तो वो जो चित्र बने ना आपके मन में,
उसको कैच करने वाला वो ऋजुमति मन परे ज्ञान। चिंतन चिंतन वाले पदार्थों का ज्ञान होना वो ऋजुमति मन परे ज्ञान का काम है। और विपुलमति मन परे ज्ञान जो अभी चिंतन में आया ही नहीं, मतलब चिंतन में आ गया उसको तो जानेंगे ही, लेकिन जो अभी चिंतन चल रहा है कि अरे पता नहीं भूख, ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा है, अभी ये फीलिंग खुद को भी नहीं है कि मुझे भूख लग रही, अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ बस इतना सा, इसमें उसको भी जान लेगा विपुलमति मन पर गया। और जो जब पहले कई समय पहले जो आपको भूख लगना स्टार्ट हुई थी उसको भी जान लेगा विपुलमति मन पर गया। तो इस तरह से विपुलमति मन पर ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म होता है। अब ऋजुमति और विपुलमति मन पर ज्ञान में अंतर क्या है, वो उसके लिए अगला सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 25, नहीं 24, 24 है कि 25 है? अलग अलग किताबों में अलग अलग नंबर दिए हैं भाई, देख लेना आप। इसके बाद वाला सूत्र है ऋजु विपुलमति मन परे, उसके बाद विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मन पर्ययो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययो। ठीक है, बोलिए समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी। विशुद्धि एक रह गया 24। प्रतिपादाभ्याम, हाँ विशुद्धि तो प्रतिपादाभ्याम तद विशेष, ये ये वाला, 24वां है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ समता भाभी बोलिए। यही बोल रही थी कि मैं ना 24 वाला रह गया, 25 वाला आपने हाँ पढ़ा। 24 रह गया अभी। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, इसका क्या सामान्य अर्थ है? परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में अंतर है। अंतर बता रहे हैं ना, किसमें अंतर बता रहे हैं? हम्म। हाँ एक मिनट, जिससे पूछे वही उसी को बताना है, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना। शीला जी पुणे। अनुज जी भाई साहब। दी जजनन ऋजुमति विपुलमति में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनते हैं एकदम भाई साहब, इसीलिए उत्तर दे दिया उन्होंने। ऋजुमति और विपुलमति में अंतर बता रहे हैं यहाँ पर। इसके पहले वाले सूत्र में दो नाम बताए थे कि मन परिज्ञान दो प्रकार के होते हैं, अब इनमें क्या अंतर है? तो विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा से दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? पहले तो विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर है। तो मन परे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से आत्म परिणामों में होने वाली निर्मलता को विशुद्धि, पहले तो विशुद्धि किसे कहते हैं और अप्रतिपात किसे कहते हैं, इसको इसको बता रहे हैं। इसमें लिखा है विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, तो विशुद्ध इसी में अ भी आ गया, तो विशुद्धि और अप्रतिपात ये दो शब्द निकल कर आ रहे हैं इसमें से। अनीता जी उज्जैन, समझ में आ रहा है? हाँ, हम्म। और अप्रतिपात ये दो शब्द निकल कर आ रहे हैं। कैसे? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, उसमें अगर्भित है, तो विशुद्धि और अप्रतिपात। विशुद्धि शब्द का क्या अर्थ है कि मन परे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से आत्म परिणामों में होने वाली निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मन परे ज्ञान की बात चल रही है ना, तो मन परे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से जो विशुद्धि हुई है, अभी उस विशुद्धि की बात नहीं है जो आत्म परिणामों की विशुद्धि होती है, उसकी बात नहीं है, अभी ज्ञान की विशुद्धि की बात चल रही है। तो मन परे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से मन जो ज्ञान की विशुद्धि हुई है उस विशुद्धि की बात चल रही है यहाँ पर। एक बात, दूसरी बात अप्रतिपात, तो गिरने का नाम प्रतिपात और नहीं गिरने का नाम अप्रतिपात है, ये तो अपन ने पहले भी देख लिया। अब ये विशुद्धि और अप्रतिपात समझ में आ गया, दोनों शब्द के अर्थ। अब इसको हम घटाएंगे किसमें? ऋजुमति में और विपुलमति में। हम्म। तो पहले तो विशुद्धि, हम्म
अब विशुद्धि की अपेक्षा से देखा जाए तो जो विशुद्धि की अपेक्षा से ज्यादा विशुद्ध कौन सा है? विपुल मति मन परे ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है, ये तो अपन देख ही चुके हैं पहले। अब ऋजु मति से विपुल मति ज्ञान वाले के परिणामों में अधिक विशुद्धि होती है और ऋजु मति होकर छूट जाता है या छूट सकता है। छूट जाए ये कंपलसरी नहीं है, छूट भी सकता है, पर विपुल मति वाला कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता। मतलब यह अप्रतिपाती है, विपुल मति वाला अप्रतिपाती है और ऋजुमति प्रतिपाती है ना। और विशुद्धि किसमें ज्यादा है? ऋजुमति में अपेक्षाकृत कम विशुद्धि है और विपुलमति में अपेक्षाकृत अधिक विशुद्धि है। वह जब तक केवल ज्ञान न हो जाए तब तक छूटता नहीं है। कौन सा? विपुलमति मनः परे ज्ञान जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक छूटता है। मतलब एक बार हो गया तो बस अब सीधा जीव मोक्ष में ही जाएगा, उसके बाद छूटेगा नहीं कभी भी विपुलमति मन परे ज्ञान वाला जीव। मतलब विपुलमति मन परे ज्ञान कभी छूटेगा नहीं। और जिन मुनिराज को विपुलमति मन परे ज्ञान है उनको कभी भी मिथ्यात्व वापस नहीं होगा, और ऋजुमति वाले को तो वापस हो भी सकता है। इस तरह सुनिश्चित हुआ कि केवल ज्ञान होने के पहले नहीं छूटना ही अप्रतिपात है, केवल ज्ञान नहीं होने पर भी छूट जाना प्रतिपात है। इस प्रकार विपुलमति अप्रतिपाती है और ऋजुमति प्रतिपाती है। विपुलमति मन परे ज्ञान तद्भव, ऑब्वियसली तद्भव मोक्षगामियों के ही होगा विपुलमति मन परे ज्ञान, क्योंकि एक बार हो गया तो छूटेगा ही नहीं, इसका मतलब कि मोक्ष होगा ही होगा उसको, तो तद्भव मोक्षगामी के ही होता है। पर ऋजुमति मन परे ज्ञान तद्भव मोक्षगामी के भी हो सकता है और उन्हें भी हो सकता है जो तद्भव मोक्ष, उसके लिए दोनों रास्ते खुले हैं ऋजुमति मन परे ज्ञान वाले के लिए। मतलब हो सकता है कि उसी भाव मोक्ष चला जाए ऋजुमति मन परे ज्ञान वाला जीव, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भावों के बाद मोक्ष जाएगा, ये तो बात पक्की ही है क्योंकि मुनिराज बन गया। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन हो जाए तो ही पक्की हो जाती रिजर्वेशन मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग की ट्रेन में रिजर्वेशन कब हो गया? जब चतुर्थ गुण स्थान हुआ तभी रिजर्वेशन हो गया। तो ये तो स्वयं मुनिराज बन गए, मन परे ज्ञान मुनिराज को ही होता है, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को ही होता है। तो वो तो उनका तो पक्का है कि वो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, है ना। इसमें कोई शक नहीं कि वो मोक्ष जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे तो सही, लेकिन विपुलमति वाले का तो पक्का है कि इसी भाव में मोक्ष जाएंगे, और ऋजुमति वाले इसी भाव में भी जा सकते हैं और कुछ भावों के बाद भी जा सकते हैं, दोनों। इस प्रकार विपुलमति ज्ञान वाला छपक श्रेणी का आरोहण करता है। हाँ देखो, छपक श्रेणी की भी बात हो गई, इसमें तीन बातें निकल के आ गई एक बात में। यदि उसका ऐसा नियम है कि मोक्ष जाएगा ही इसी भाव में, तो वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद तो गिर सकता है। वो क्या करेगा कि छपक श्रेणी ही चढ़ेगा विपुलमति, क्योंकि छठे सातवें गुण स्थान में हुआ ना, उसके बाद आठवें गुण स्थान से श्रेणी चढ़ेंगे, तो वहां पर वो छपक श्रेणी ही चढ़ेगा क्योंकि उसको मोक्ष जाना है सीधा। और ऋजुमति वाला छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दोनों चढ़ सकता है। यह भी हो सकता है कि वह श्रेणी चढ़े ही नहीं, सीधा मतलब छठे सातवें गुण स्थान से नीचे गिर जाए, चौथे में आ जाए, पहले में आ जाए, ये भी हो सकता है। किसका? ऋजुमति मन परे ज्ञान वाले का। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इतना समझ में आ रहा है? दीदी आपने ये पूरा लिखाया है हम लोगों को? हाँ तो आप लिखा, बोल रहे हैं आपने नोट्स बनवाए हैं इसके? हाँ जरूर लिखा होगा आपने, उसका आप रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ भाई, सबको दोनों समझ में में अंतर, आ रहा है? इधर दोनों में बबीता जी, समझ। ए जैन, कुंद प्रभा जी, ममता जी, ये हमने आज ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान की चर्चा की, ऋजुमति और विपुलमति मनः परे ज्ञान की चर्चा की। अब इसके अगले सूत्र में अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में क्या अंतर है ये बताइए। अभी किसने बताया था? दोनों मनः परे ज्ञान में ही अंतर बताया था। अब अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में क्या अंतर है वो बताने वाले हैं 25वें सूत्र में। यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है नमिता जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वें नंबर का सूत्र निकाल लीजिए। अब अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में क्या अंतर है वह यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य।
विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो। सूत्र अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका सामान्य अर्थ है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान दोनों में परस्पर अंतर है। किस किस अपेक्षा से अंतर है? तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय, इन 4 पॉइंट्स में इन दोनों का अर्थ मतलब इन दोनों का अंतर बताएंगे। इंपॉर्टेंट सूत्र है, सबको याद रखना है ना? ये वाला सूत्र और इसका अर्थ इंपॉर्टेंट है, तो सभी याद रखिएगा। अब ये 4 पॉइंट्स है, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में कैसे अंतर है वो अपन समझते हैं। विशुद्धि की अपेक्षा अवधि ज्ञान कम विशुद्ध है और मन परिज्ञान अधिक विशुद्ध है। पहला पॉइंट विशुद्धि है ना, दूसरा पॉइंट क्या है रेणु जी? दीदी क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, जबकि मनपर्य ज्ञान का क्षेत्र छोटा है। क्योंकि कितना है? अवधि ज्ञान का क्षेत्र पर अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर सारा लोक है, किंतु मनपर्य ज्ञान का क्षेत्र जो है वो 45 लाख योजन मनुष्य जो त्रस्त प्राणी में रहते श्रैविक वही है मनपर्य ज्ञान का। अवधि ज्ञान का क्षेत्र फिर से बोलिए। अवधि ज्ञान का क्षेत्र जो है अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर सारा लोक है। यही लिखवाया है क्या मैंने? भाई अवधि ज्ञान का विषय तो त्रस नाड़ी है, समस्त लोक है। या तो त्रस नाड़ी है या समस्त लोक है, ऐसा बताया ना। तीनों लोग हैं। और मन पर्य ज्ञान का विषय क्षेत्र, यदि देखो विशुद्धि की अपेक्षा से तो ये सबको पता है कि अवधि ज्ञान कम विशुद्ध है और मन पर्य ज्ञान अधिक विशुद्ध है। क्षेत्र की अपेक्षा से में 2 प्रकार के क्षेत्र हो गए, एक तो उत्पत्ति का क्षेत्र और एक विषय का क्षेत्र। तो उत्पत्ति के क्षेत्र की अपेक्षा से त्रस नाड़ी किसका? अवधि ज्ञान का। केवल त्रस नाड़ी में जो जीव है उन्हें ही अवधि ज्ञान होगा, उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद चल रहा है। और मन पर्य ज्ञान का विषय है, मतलब उत्पत्ति क्षेत्र है मनुष्य लोक। अंतर समझ में आ रहा है क्यों है ऐसा? समझते जाना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बढ़ती जाऊंगी। हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा ऐसा अंतर क्यों है दोनों के उत्पत्ति क्षेत्र में। इसका अवधि ज्ञान का तो है त्रस नाड़ी और मन पर्य ज्ञान का है पूरा लोक, मनुष्य लोक। मनुष्य लोक समझ में आ गया होगा सबको कारण। आगे बढ़ते हैं। विषय की अपेक्षा से क्षेत्र यदि डिफ्रेंशिएट करें हम, तो विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का विषय है समस्त लोक, पूरे लोक को जान सकता है। और मन पर्य ज्ञान का विषय है 45 लाख योजन का घन प्रतर रूप क्षेत्र। ठीक है। क्षेत्र में उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र दोनों, मतलब उसका विषय क्या है अवधि ज्ञान का, ये उसका मीनिंग हुआ विषय क्षेत्र का मीनिंग। विषय क्या है? तो अवधि ज्ञान तीनों लोगों को विषय बना सकता है और मन पर्य ज्ञान 45 लाख योजन का घन प्रतर रूप क्षेत्र उसको अपना विषय बनाएगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। स्वामी, भाई मुझे हैंड रेस दिखाई भी नहीं दे रहे हैं यदि किसी का प्रश्न हो, क्योंकि आप लोग वापस डाउन भी नहीं करते ना, हैंड डाउन। हैंड रेस एक बार किया तो फिर वो किया हुआ ही रहता है, इसलिए पता नहीं जिसका क्वेश्चन भी होगा तो वो रह जाएगा। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। दीदी हमको ये चीज समझ में नहीं आई, ये वाली जो आपने क्षेत्र और ये बताया ना विषय, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ठीक है, मतलब इसका मतलब केवल अभिलाषा जी को समझ में नहीं आया, बाकी तो सबको समझ में आ गया ना। हमें किसी मुझे से भी नहीं आ रहा, ना, मुझे भी समझ में नहीं मुझे आ नहीं रहा है। आया तो फिर आपने तो पूछा भी नहीं था ना, पहले मैंने बोला था कि किसको नहीं आया समझ में। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि आ गया है सबको समझ में। कुंद प्रभा जी, अभिलाषा जी ने बोला तो ये तो नहीं सभी। नहीं नहीं दीदी, मैंने हैंड रेस किया था लेकिन है ना
नहीं देखा शायद आपने। अच्छा अच्छा, चलिए सब लोग ये जी सोच के बैठे कि कोई पूछेगा तब अपन भी सुन लेंगे, भैया अलग से क्यों पूछे, नहीं तो हम नहीं हाईलाइट हो नहीं जाएंगे कि इनको समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं दीदी। हाँ नहीं, आपका तो नहीं है, पर और भी सबकी बात है ना। चलिए, अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकती कि अभिलाषा जी के घर जाके अकेले उनको समझा दूं। हाँ सरिता जी दीदी बोलिए। आपने लिखाया है चित्र में पूरा लोक प्रमाण, और वो भी उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के उससे, ऐसा लिखा है कि क्षेत्र में पूरा लोक प्रमाण है और हाँ उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के उससे। हाँ, हाँ हाँ ठीक है। और इसमें क्या दिया है, मन पर्याय ने मनुष्य लोक 2.5। ठीक है, अब ऐसा क्यों, प्रश्न ये है। मन पर्याय ज्ञान एक सीमित होगा किसी के अंदर, और अवधि ज्ञान जैसे ये देव नारकी और तीर्थंकरों का होता है, तो ये पूरा माने कि पूरा लोक प्रमाण हो जाता है। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा दिमाग लगाया आपने। और कोई। हाँ आरती जी बोलिए। क्योंकि दीदी मन पर्याय ज्ञान जो होता है वो छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को ही होता है। तो हाँ वो तो जो अपने अढ़ाई दीप है उसी के अंदर रहेंगे, इसलिए वो उनका लोक वो अढ़ाई दीप का बताया है, मनुष्य लोक का। बिल्कुल सही, दोनों ने हम्म, सही बताया है। हाँ देखो, एक बार फिर से समझ लीजिए शॉर्ट में। उत्पत्ति क्षेत्र अवधि ज्ञान का बताया त्रसनाड़ी, और मन पर्याय ज्ञान का बताया मनुष्य लोक। ऐसा क्यों, तो त्रस नाड़ी में ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक तीनों आ गए। और ऊपर कौन रहते हैं, देव, और नीचे कौन रहते हैं, नारकी। तो ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, ये दोनों के जीवों को भी अवधि ज्ञान होता ही है, उनको भी। तो इसलिए ये अवधि ज्ञान का विषय, अवधि ज्ञान का जो क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र, ये पूरी त्रस नाड़ी है। ठीक है। और जो मना परे ज्ञान है वो केवल मुनिराज को होता है, इसलिए मुनिराज कहाँ पे रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में या अधोलोक में, कहाँ रहते हैं मुनिराज। मध्य लोक, ढाई दिन में। मध्य लोक। मध्यलोक और अधोलोक दोनों में रहते हैं ना। नहीं नहीं, मध्य लोक में है। अच्छा हाँ, मध्य मैं लोक गलत में। बोल रही, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक दोनों में रहते हैं ना मुनिराज। जी नहीं दीदी, मध्य लोक। क्यों, उर्दू उर्दू लोक में तो बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हैं, खूब अच्छा वहां पे तो पुण्यशाली जीव तो उर्दू लोक में जाते हैं। तो मुनिराज तो पुण्यशाली है ना, वो भी वहां रहते होंगे। वहाँ तो स्वर्ग, स्वर्ग में, मध्य लोक में तो स्वर्ग ही है दीदी, सब सारे स्वर्ग हैं। हाँ ठीक है, तो स्वर्ग में मुनिराज नहीं रहते, इसका मतलब केवल मध्य लोक में मुनिराज रहते हैं। तो इसलिए मुनिराज मध्य लोक में रहने से, और मन पर ज्ञान केवल मुनिराज को ही होता है, इसलिए उनका उत्पत्ति क्षेत्र मनुष्य लोक बोला। तो मुनिराज कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कि मनुष्य लोक में ही फैले हुए हैं, उर्दू में नहीं है, अधो में नहीं है, पूरी त्रसनाड़ी में नहीं है, केवल मनुष्य लोक में मुनिराज। इसलिए उत्पत्ति की अपेक्षा से क्षेत्र मन पर ज्ञान का मनुष्य लोक ही कहलाएगा। ठीक है अभिलाषा जी। नेक्स्ट, विषय क्षेत्र। तो अवधि ज्ञान का विषय है पूरा लोक, पूरा लोक को जान सकता है अवधि ज्ञान। और जो मन पर्याय ज्ञान है उसका 45 लाख योजन का घन घन प्रतर रूप क्षेत्र। जो मनुष्य, मन पर्याय ज्ञान का कार्य क्या होता है, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानना, है ना। तो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानने वाले मुनिराज, वो पृथ्वी पर ही रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं। तो वो 45 लाख योजन की है मनुष्य लोक, वो उतना ही क्षेत्र है उसका, मन परे ज्ञान का विषय क्षेत्र भी उतना ही है। ठीक, अब आगे बढ़िए। स्वामी, स्वामी मन अवधि ज्ञान के स्वामी कौन होंगे, समय हो गया यार अपना, चलो यहां से कर लेंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया। स्वामी और विषय की बात कल चलेगी हमारी, 25वां सूत्र कल पूरा करेंगे। और कल मैं कोशिश करूंगी आपको विषय भी देने का। बाकी बहुत सारे लोगों के तो ग्रुप में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ग्रुप में लिख दिया है कि हम इस सूत्र पर बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैंने वो जो सूत्र के
युगल भी बनवाए हैं, जैसे 3-4 सूत्र का एक लॉट, 2 सूत्र का एक लॉट, ऐसे भी बनवाए। तो जो भी आप जिस भी सूत्र पर विषय पर बोलना चाह रहे हैं तो आप वो कंप्लीट विषय लीजिएगा, केवल एक सूत्र नहीं। जैसे अभी अपना ये था अवधि ज्ञान के लिए 2 सूत्र आए थे, तो अवधि ज्ञान के विषय में बोलना हो तो आप दोनों सूत्र पर बोलिए, केवल एक सूत्र को मत सिलेक्ट कीजिएगा। ये विशेष बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र।